लास्ट वीडियो में जो प्रेजेंट टेंस चल रहा था, प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस वो देखा था, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसमें ये बाकी रह गया था कि वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग। सिंपल सेंटेंस में आपको पता है कि वर्ब के साथ वर्ब प्लस एस या ई एस या वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये इस टेंस की मुख्य बात है। अपने को देखना है कि किस वर्ब के साथ में ई एस का प्रयोग होता है। तो जिस वर्ब के अंत में ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, डबल एस हो, सी एच हो, तो उस वर्ब के अंत में ई एस जुड़ेगा। क्लियर? ओ, एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच आते हो तो उस वर्ब में ई एस जुड़ेगा। जैसे गो है, जी ओ, गो आ गया, ये ओ, एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस, तो गोज का हो गया, सॉरी गो का हो गया गोज, मिक्सेज, फिनिशेज, कैचेज, मिसेज। डू, डू आपको शायद ये डू एक एच भी है और मेन वर्ब भी है। तो डू के साथ में लगा ई एस, डच, के आई डबल एस, किस, वॉच, फिक्स। तो ऐसी अनेक क्रियाएं हैं जिसके लास्ट में ये हो तो उसी क्रिया में अपने को ई एस लगाना है। ये इसका नियम नंबर 1, ये नियम नंबर 2। जिस वर्ब के अंत में वाई हो और वाई को आई में चेंज कर देते हैं, वाई यानी जैसे इसने लिखा है अपने सी आर वाई, तो वाई को हटा देते हैं, वाई की जगह आई ई लिख देते हैं। लेकिन वाई से पहले व्यंजन होना जरूरी है। जैसे आर स्वर न हो, वाई से पहले क्या हो, व्यंजन हो। जैसे वाई ये हो गया, वाई से पहले ये स्वर हो तो उसमें वाई को आई ई में बदल देते हैं और फिर एस लगा देते हैं। वाई को आई ई में बदल देते हैं फिर एस लगा देते हैं। ई एस का प्रयोग है ये वर्ब के अंत में। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो सिंपल सेंटेंस है उसमें ज़्यादातर काम आते हैं। या अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे फिनिश आता है तो अपन ऐसा सामने लगा देते हैं तो वाक्य गलत हो जाता है। अब इसी का, लेकिन अब यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि वाई से पहले यदि वर्ब हो वाई से पहले स्वर हो तो वाई को आई में बदल देते हैं और एस लगाते हैं। लेकिन वाई से पहले यदि स्वर हो तो क्या होता है? वाई से पहले यदि स्वर ए ई आई ओ यू, ये स्वर यदि स्वर हो तो उसमें केवल एस लगाया जाता है। जैसे पी एल ए वाई, ये हो गया ए स्वर, प्लस लगाते हैं एस, बराबर पी एल ए वाई एस, ये प्लेस हो गया। बाकी सब में एस लगेगा, बाकी सभी क्रियाओं में सभी वर्ब्स में अंत में एस लगेगा। ये एक छोटा सा एक नियम है
इसको तुरंत कंठस्थ कर लो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस में ये किसी क्रिया के अंत में एस लगाया जाता है, किसी क्रिया के अंत में ई एस लगाया जाता है। तो ई एस किस किस क्रिया में लगता है ये विशेष तौर से याद कर लो। और ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इसको अपनी नोटबुक में लिख लो, और भी एग्जाम्पल क्रियाओं के खोज कर नोटबुक में लिख लो ताकि ये क्लियर हो जाए और इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस की स्थिति और बेहतर हो सके। अब सेंटेंस नंबर ए कंप्लीट हो गया। सेंटेंस नंबर ए कंप्लीट हो गया। अब सेंटेंस टाइप 2 नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस एक विशेष नियम आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस थोड़ा सी कठिन टेंस है, इसको विशेष तौर से सीखना है। आगे टेंस सरल हो जाएंगे, फिर एक दो टेंस हार्ड आएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि YouTube पर अनेकों वीडियोज है जहाँ पर ये क्लियर है कि 2 घंटा में 2 महीने का कोर्स सीख जाएंगे या 1 घंटे में टेंस क्लियर कर लाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको टेंस सीखना है तो इसमें टाइम लगेगा कम से कम 15-20 दिन तक। 15-20 दिन, वो भी आप लगातार 2 घंटे 3 घंटे तक डेली देते हो तो आप 15 दिन के अंदर टेंस सीख सकते हो। 2-2 महीने भी लग सकते हैं यदि आप स्पीड आपकी धीरे है तो। यदि जैसे कोई स्टूडेंट या कोई सीखने वाला एक घंटा डेली का देता तो उसके 2 और महीने लगते हैं, यानी 50-60 घंटे आराम से लग सकते हैं। और जिनके पहले टेंस किए हुए हैं वो 7 दिन में कर सकता है, लेकिन जो 0 लेवल से शुरू कर रहा है, जो बिगनर्स है, जो स्टार्ट कर ही रहा है, उसके लिए टाइम लगता है। बाकी ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये आप आराम से सीख सकते हो। अब प्रेजेंट टेंस का पार्ट 1 सिंपल टेंस, या इसको आपको पता है इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इंडेफिनिट, ये भी याद कर लो। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आपको टेंस करने से पहले बता दिया गया था कि नोट का प्रयोग होता है। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको केवल स्ट्रक्चर सीखना है, रचना सूत्र। रचना सूत्र, इसको स्ट्रक्चर भी कहते हैं, फॉर्मूले भी कहते हैं, जो भी है। रचना सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डू या डच, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस यदि अदर कोई चीज़ हो तो। नहीं तो एक बार आप 0 लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो तो आप यहीं एंड कर देते हैं। ये इसका रचना सूत्र है। पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डच, डू या डच, और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। एस या ई एस नहीं लगेगा। बस यही ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसका जो सिंपल सेंटेंस है, जो एफर्मेटिव सेंटेंस था, उस सेंटेंस में एस या ई एस लगता है, लेकिन इसमें एस या ई एस नहीं लगता है। ये विशेष तौर से नोटेट करने की बात है। अब बाकी नियम, बाकी रूल्स या नियम यथावत रहेंगे।
बाकी नियम यथावत है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर एक चीज छुटी हुई है, एक चीज छुटी हुई है, बता सकता है कोई? यस, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का प्रयोग होगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का प्रयोग होगा। अब ये देखना है कि नोट का प्रयोग कहाँ होगा। कई सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देते हैं, कई हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देते हैं, कई वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बाद में नोट लगा देते हैं, कई लास्ट में लोग नोट लगा देते हैं। नोट का प्रयोग कहाँ होगा? नोट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में होगा। ये हेल्पिंग वर्ब डू डज आई और यहाँ नोट लगेगा। ये विशेष तौर से देख लेना। कई लोग पहले नोट लगा देते हैं, कई लोग वर्ब के बाद में नोट लगा देते हैं, लेकिन नोट का प्रयोग हमेशा HV के बाद में होगा, इसलिए पहले नोट नहीं लिखा गया है। अब ये देखो नोट का प्रयोग कहाँ होगा? ये नोट का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म प्लस नोट और प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नोट का प्रयोग है। अब इसका हिंदी वाक्य लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। तुम विद्यालय नहीं जाते हो। वह विद्यालय नहीं जाता है। सरला विद्यालय नहीं जाती है। ये 4 उदाहरण है। सब्जेक्ट चेंज है, बाकी सेम है। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, सब्जेक्ट क्या है? इसके अनुसार चलना है। आई, सब्जेक्ट क्या है? आई। हेल्पिंग वर्ब डू और डज। डू और डज, या डू लगेगा या डज लगेगा। अब आपको देखना है जो शेष नियम यथावत रहेंगे या जो शेष नियम यथावत है उस नियमों में ये एक नियम अब जोड़ना है आपको, क्योंकि वाक्य बनाते समय ये कंफ्यूज होता है कि किस में डू लगाए किस में डज लगाए। ये आप यहाँ देखो, स्पेशल नेगेटिव सेंटेंस का ये रूल है। डू कहाँ लगेगा, डू कहाँ और डज कहाँ। डू और डज का प्रयोग कहाँ होगा ये विशेष तौर से देखना है। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल PLU हो तो इन सब के साथ क्या लगेगा? इन सब के साथ क्या लगेगा बताओ? यदि सब्जेक्ट
ही, सी, इट और सिंगुलर, या किसी का नेम हो, मान लो सिंगल नेम, तो क्या लगेगा? यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल हो तो डू का प्रयोग होगा, और ही, सी, इट सिंगुलर या किसी का नाम हो तो डज का प्रयोग होगा। तो डज, डू और डज। और विशेष तौर से एक बात याद रखनी है, डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो सिंपल सेंटेंस है उसमें कभी भी नहीं होगा, उसमें प्रयोग इसका नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग पहला जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस उसमें प्रयोग नहीं होगा। दूसरे जितने भी प्रकार के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसमें डू और डज का प्रयोग होगा। अब जैसे मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, तो क्लियर, स्थिति क्लियर होगी, यहां क्लियर करना, ये विशेष तौर से रूल है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोटेड कर लो। मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, आई। अब कई विद्यार्थी जिसको टेंस नहीं आता है, जिसको बिल्कुल जानकारी नहीं कहता है, वो आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, ही, आई गोज नॉट टू, टोरे टिप्पे मार के बना देते हैं। लेकिन अब अपने को नियमों के अनुसार चलना है। एक बार थोड़ा सी कठिन लगेगा कि पता नहीं क्या है, कहाँ याद नहीं आ रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे चलो, आराम से समझ में आ जाएगा। और जिसको टेंस क्लियर करना है, ये मन में ठानना है कि मुझे टेंस सीखना है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यह वीडियो देखने के बाद आप 1-2 घंटे इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। आप सेंटेंस खुद बनाओ, नहीं तो बने बनाए लो और उसकी इंग्लिश बनाओ। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बनाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का ज्ञान होगा। जैसे कई जगह आपको मिल सकता है कि मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, मैं एक आम नहीं खाता हूँ, हम खेत नहीं जाते हैं, हम बाज़ार नहीं जाते हैं, हम बाज़ार से नहीं आते हैं, हम जयपुर नहीं जाते हैं। जैसे भी आपके दिमाग में आए कि ये वाक्य बनाते हैं। चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती है, मोर छत पर नहीं नाचता है। जैसे भी वाक्य है, बहुत सारे वाक्य हैं, ये वाक्यों की आप प्रैक्टिस करोगे तो ही ये टेंस क्लियर होगे, वरना टेंस की स्थिति क्लियर नहीं होगी। लेकिन आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो टेंस क्लियर होगा। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, आई क्या लगेगा? डू। आई डू नॉट, डू और डज के बाद में नॉट का प्रयोग आएगा। आई डू नॉट गो टू स्कूल। एक बार स्कूल को ऐसे ही लिखा है, चलो पूरा लिख देते हैं। गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट, वर्ब गो के साथ में टू लगता है, ऑब्जेक्ट स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तुम विद्यालय नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम विद्यालय नहीं जाते हो। सब्जेक्ट यू, डू, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर? वह विद्यालय नहीं जाता है। ही क्या लगेगा? डज। दोनों में से सिलेक्शन करना है अपने को, डू लगेगा डज लगेगा। ही डज नॉट
ही डज नॉट गोज टू स्कूल। क्या वाक्य सही है? नहीं, गलत है, गलत है। कहाँ गलत है? यहां आपको नोटेट करना है कि पहले आपने सिंपल सेंटेंस, जो प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस था, वहां देखा था कि ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ में, वर्ब के साथ में ईएस का प्रयोग होगा। जैसे वह विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल। लेकिन यहां ईएस का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, एस या ईएस नहीं लगेगा। यही गलती होती है ज्यादातर, कि यह जो नियम नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो सिंपल सेंटेंस है, वहां नियम क्या होता है कि ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ में, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में ईएस का प्रयोग होगा। तो वहां अपन दिमाग में पक्का याद कर लेते हैं कि ईएस का, यहां ही आते ही ईएस लगा देते हैं। लेकिन यहां ईएस का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखना है विशेष तौर से। यहां 80% स्टूडेंट गलती करते हैं। तो सेंटेंस क्या हो गया? ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जाता है। केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा नेगेटिव सेंटेंस में, और डू और डज का प्रयोग होगा। डू किस में होगा, डज किस में होगा, इस नियम को आपको याद रखना है। सरला विद्यालय नहीं जाती है, सरला डज नॉट गो टू स्कूल। सरला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? किसी का नाम है, नाम के साथ सिंगुलर है, एक वचन है। तो डज, डज के बाद में नॉट, गो टू स्कूल। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस, कहाँ मिस्टेक हो रही है उसको दूर करना है, कहाँ याद रखना है उसको याद रखना है। अब इसके आप 10 वाक्य, 10 सेंटेंस, 10 सेंटेंस अपनी नोटबुक में नोटबुक बनाओ और उसकी इंग्लिश बनाओ। क्रिया चेंज कर लो। मैं एक आम नहीं खाता हूं, मैं एक आम नहीं खाता हूं। आई डू नॉट ईट ए मैंगो, मैं एक आम नहीं खाता हूं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, इसलिए आपको इस टेंस में वर्ब सेकंड या थर्ड फॉर्म अभी याद नहीं करना है। याद है, अच्छी बात है, लेकिन ये छोटे छोटे वाक्य आप बनाओ। कौन सा टेंस चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब वाक्य नंबर 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। टेंस शुरू करने से पहले एक वीडियो है, उसमें सभी सेंटेंस को समझाया गया है, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। हिंदी में लिख लो इंटेरोगेटिव, ताकि उच्चारण समझ में आ जाए आपके। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य भी 2 तरीके से होते हैं, एक एचवी से और दूसरा जो WH
या HW वर्ड है, या जो इसको फैमिली भी कहते हैं, इसका ग्रुप है, इससे। इंटरोगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं है, सीधे आप स्ट्रक्चर पर आ जाओ, रचना सूत्र लिखो, उसी में से नियम आ जाएंगे, उसी में से सेंटेंस बन जाएंगे। रचना सूत्र, रचना सूत्र इंटरोगेटिव सेंटेंस दो आम तरीके से बनाते हैं। देखो, ये लगाते हैं अपन सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रचना सूत्र नहीं है, इसका आपको समझना है। हेल्पिंग वर्ब से जो वाक्य बनता है उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज आगे आता है। तो हमेशा याद रखो, डू डज को कहाँ लाना है? शुरू में लाना है, यानी डू और या डज प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा देखो, WH से बनने वाला, आपको कुछ भी नहीं करना है, WH या HW वर्ड्स यहां लिख दो, लिख दिया। उसके बाद में पूरा एज इट इज उतार, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो नियम क्या बनेगा, रूल क्या बनेगा? और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। नियम क्या बनेगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह और वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग SES नहीं लगेगा। और WH या HW से जो शुरू होने वाले, जैसे वाई आ गया, वैन आ गया, वेर आ गया, इससे शुरू होना, तो ये शब्द पहले लगेंगे, उसके बाद में डू डज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो नियम लिखना चाहते हो, नियम लिख लो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग, डू और डज का प्रयोग, डू डज का प्रयोग वाक्य के शुरू में, वाक्य या सेंटेंस के शुरू में एवं अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग वाक्य के शुरू में एवं WH या HW वर्ड से युक्त वाक्यों में WH या HW वर्ड्स का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है, शुरू में
किया जाता है तथा बाकी इसको हटाओ। इसके बाद में डू डज रचना सूत्र। कौन सी रचना सूत्र? ये रचना सूत्र प्रयोग किया जाता है। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में नहीं आया? यस, लगभग 10-15 स्टूडेंट के समझ में आया, बाकी के समझ में नहीं आया कि क्या है ये। अब थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है, आराम से समझते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल लेने से पहले प्रश्नवाचक वाक्य में डू डज का प्रयोग वाक्य के शुरू में होगा। बाकी जो सिंपल सेंटेंस है वही चलेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये, और WH को इसको शुरू में ले आओ। ये दो प्रकार के होते हैं वाक्य, इंटरोगेटिव जो पहले बताया गया था, और ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसमें डू डज ये जो हिस्सा है ये सेम ही आएगा। जैसे ये देखो, यहाँ से डू डज का ये रहा, ये सेम ही है। ये इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इतना ही फ़र्क है। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है, और WH जो इससे जो शुरू होने वाले हैं वो वाक्य के शुरू में होते हैं, बाकी ये स्ट्रक्चर काम में ली जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल वही जो नेगेटिव सेंटेंस में काम में लिया जाता है, एक बार उसी को लो ताकि समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है नंबर 1, क्या तुम, हाँ, शेष नियम यही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा। क्या तुम विद्यालय जाते हो? क्या तुम विद्यालय जाते हो? क्या आ गया? तुम विद्यालय क्यों जाते हो? तुम विद्यालय क्यों जाते हो? अब इसकी हिंदी इंग्लिश समझ लो। हिंदी में क्या आएगा शुरू में? ये वास्तविक प्रश्न है, इसका आंसर यस या नो आता है। क्या तुम विद्यालय जाते हो, ये जो शुरू से क्या होगा इसका मतलब ये है, WH का मतलब ये है। क्या तुम विद्यालय जाते हो? सब्जेक्ट क्या है? तुम। सब्जेक्ट क्या है? तुम। और सब्जेक्ट के अनुसार आपको डू डज का प्रयोग करना है, जो कि आप नेगेटिव से इंटरोगेटिव से जो नेगेटिव सेंटेंस में सीखा था कि डू का प्रयोग कहाँ होता है, डज का प्रयोग कहाँ होता है। डू का प्रयोग कहाँ होता है? आई, वी, यू, दे या प्लूरल बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग होगा। बाकी जो ही, सी, इट, राम, किसी का नाम या सिंगुलर करता है उसके साथ में डज का प्रयोग होगा। क्लियर? सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम के साथ में क्या, यू के साथ में क्या लगेगा? डू। ये हो गया डू। डू, डू, डू या डज में से डू। सब्जेक्ट क्या है? डू यू। डू यू वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। फुल स्टॉप नहीं लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा।
डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय जाते हो, ईएस का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, किसी में भी ईएस का नहीं होगा। दिमाग में क्लियर कर लो कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा। अब तुम विद्यालय क्यों जाते हो, क्योंकि इंग्लिश क्या है, क्या है, वाई, क्योंकि इंग्लिश क्या है, WHY, वाई, वाई, बाकी बस सेम है। वाई डू यू गो टू स्कूल, वाई डू यू गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह, वाई डू यू गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह। शुरू में वाई आ गया, हिंदी वाक्यों में बीच में आएगा, वाई डू यू गो टू स्कूल। दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नंबर 3, वह विद्यालय क्या वह विद्यालय जाती है, वह विद्यालय कब जाती है। स्ट्रक्चर नहीं है अपने पास में, अब दिमाग लगाओ। क्या वह विद्यालय जाती है, सब्जेक्ट क्या है, सी, यहां लिखो सी, सी के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, डज लगेगा, तो डज, DOES, डज सी, डज, और ये सब्जेक्ट, डज सी, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म सी, गो टू ऑब्जेक्ट स्कूल, डज सी गो टू स्कूल। ES नहीं लगेगा, डज लग गया, ES नहीं लगेगा। वह विद्यालय कब जाती है, when does she go to school, does she go to school, when लगाना है, बाकी ये सेम सेंटेंस चलेगा, when does she go to school, ये हो गया। अब अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज जो भी है मान लो, एक मान लो, या स्पेशल जो भी है, ये एक्सरसाइज के आप 10 सेंटेंसेस जो इंटेरोगेटिव हो वो करो। एक बार इसको रिमाइंडर कर देते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीधा नियम है, सहायक क्रिया वाक्य के शुरू में लगेगी, जो वाक्य क्या से शुरू होंगे, जो वास्तविक प्रश्न है क्यों, कब, कैसे, कहाँ, उसमें ये शब्द वाक्य के शुरू में लगेगा, उसके बाद में सहायक क्रिया, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर। अब सेंटेंस नंबर, इसी टेंस का सेंटेंस नंबर 4, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं, इसी टेंस को इसी वीडियो में समाप्त करते हैं।
कौन सा वाक्य है? वाक्य नंबर 4, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी नोट भी हो और प्लस प्रश्नवाचक वाक्य भी हो, उसको कहते हैं इंटर। इसका सीधा रचना सूत्र लिखते हैं, सीधा एग्जाम्पल करते हैं। रचना सूत्र, रचना सूत्र वही होगा जो इंटेरोगेटिव का था। पहले इंटेरोगेटिव का रचना सूत्र लिखो। वाक्य नंबर 1, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, इसका लिखो WH या HW शब्द प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मिलान करो। जो आपने लिखा है सही है गलत है? कौन सा? इंटेरोगेटिव का। नेगेटिव लगाना आपको, यानी नोट का प्रयोग लगाना है, बस ये देखना है आपको कि वाक्य नंबर 3 था इंटेरोगेटिव, ये होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी जो नोट है, नोट का प्रयोग कहाँ होगा वही इसका रूल बन जाएगा कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग कहाँ होगा? सब्जेक्ट के बाद में या वर्ब के बाद में या डू डज के बाद में, कहाँ होगा ये आपको डिसाइड करना है। ये आप विशेष तौर से याद कर लो, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में होगा, सब्जेक्ट के बाद में होगा। तो इसकी संरचना सूत्र ये हो जाएगी, प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपको समझना है, बस ये समझ में आ गया। इंटरोगेटिव आपके समझ में है, नोट का लगेगा, ये समझ में आ गया। इसका मतलब स्थिति क्लियर होगी। नोट का प्रयोग लिखना चाहते हो लिख लो कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में किया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में किया जाएगा नोट का प्रयोग। बाकी नियम यथावत रहेंगे, बाकी नियम यथावत रहेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। वही लो, क्या राम विद्यालय नहीं जाता है? क्या राम विद्यालय नहीं जाता है? राम विद्यालय क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता है? और ले लो एक वाक्य, विद्यार्थी
क्या विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलते हैं? विद्यार्थी क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं? क्यों नहीं खेलते हैं? ये 4 वाक्य है। 1 2 3 4। क्या राम विद्यालय नहीं जाता है? सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा, डज लगेगा। एक वचन करता है, एक वचन कर्ता के साथ में क्या लगेगा? डज। डज राम नॉट गो टू? वर्ब क्या है? गो टू स्कूल। डज राम नॉट गो टू स्कूल? क्या राम विद्यालय नहीं जाता है? बस इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में यही फर्क है। राम विद्यालय क्यों जाता है? वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल? वाई लगा दो और सेम सेंटेंस सेम चलेगा। वाई डू या डज, सब्जेक्ट राम, नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये क्या विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलते हैं? बहुवचन है, बहुवचन है विद्यार्थी। बहुवचन के लिए क्या लगेगा? डू स्टूडेंट, STUDENTS, स्टूडेंट्स। डू स्टूडेंट्स नॉट, क्रिया, नॉट के बाद वर्ब क्रिया क्या है? खेलना। प्ले क्रिकेट, CRICKET। डू स्टूडेंट नॉट प्ले क्रिकेट? विद्यार्थी क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं? क्यों? वाई डू STUDENTS स्टूडेंट्स नॉट प्ले CRICKET क्रिकेट। ये 4 वाक्य हो गए। कहीं कोई दिक्कत? इसी 4 वाक्यों के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस समाप्त होता है। अब आप जान गए होंगे कि टेंस में कितना समय लगने वाला है। एक टेंस 12 टेंस है। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहीं समाप्त होता है। यहाँ अब आपको एक एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज जिसमें आप 10 वाक्य, 10 सेंटेंस, 10 सेंटेंस कौन से? इंटरोगेटिव नेगेटिव ऐसे बनाने हैं और उसकी इंग्लिश बनानी है। समरी प्रेजेंट सिंपल टेंस की। कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, कहाँ नहीं हो रहे हो, कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रहे हैं। जो टेंस शुरू में सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो अच्छा साबित होगा। इसमें और क्या आप चाहते हो? वीडियो की स्पीड तेज़ है, समझाने की गति तेज़ है, धीरे है, जो भी है आप कमेंट में
लिखें, जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखें। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, 4 प्रकार के वाक्य समझना है। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, एक सब्जेक्ट का ग्रुप बना लो, आई, वी, यू, दे, बहुवचन, उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। एक दूसरा ग्रुप बना लो, ही, सी, इट, सिंगुलर एक वचन, उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी आई एस, प्लस एस सी आई एस, प्लस एस सी आई एस, यानी कई वर्ब में एस लगेगा और कई वर्ब में ई एस लगेगा। तो किस में एस या ई एस लगेगा, ये इसी वीडियो में क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस में आ जाओ, और सिंपल सेंटेंस में कभी भी डू डज का प्रयोग नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंस में आते आपका डू डज का प्रयोग होगा, लेकिन एस सी आई एस नहीं लगेगा। सिंपल सेंटेंस में तो डू डज का प्रयोग नहीं होगा और एस सी एस लगेगा। बाकी जो सेंटेंस है नेगेटिव, इंटरोगेटिव, उसमें डू डज का प्रयोग लगेगा और एस या ई एस नहीं लगेगा। यही मेन है, एस या ई एस कहाँ लगेगा, डू डज कहाँ लगेगा, यही आपको समझना है। बाकी जो स्ट्रक्चर है सभी में यही चलती है। आगे जो भी आप टेंस सीखोगे, जिस टेंस की सही क्रिया आएगी ये होगा, यही सब्जेक्ट होगा, यही नोट होगा, यही वर्ब, कई आगे जो टेंस आएंगे उसमें वर्ब कौन सी है वो चेंज होगी और ऑब्जेक्ट होगा। यही एक बार इस टेंस को एक बार आप सीख लो, पूरा पक्का याद कर लो। इसका मतलब आप ये 12 भाग है, टेंस के 12 भाग है, लेकिन इस टेंस को यदि आप सीख लेते हो तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप 25% टेंस सीख चुके हो, क्योंकि इसमें सारा ही बेसिक नॉलेज है। इंटरोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, वर्ब, सब्जेक्ट, आगे पीछे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ओके, धन्यवाद।